हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब फॉरेस्ट रूल्स आए तो उन्होंने किस तरीके से फॉरेस्टर्स एंड जो विलेजर्स हैं उनके ऊपर क्या अफेक्ट किया, क्या असर हुआ, किस तरीके से उनकी लाइफ्स जो हैं वो अफेक्ट हुई इन फॉरेस्ट रूल्स एंड एक्ट्स की वजह से। अब हम देखेंगे इस सेक्शन में कि इन फॉरेस्ट रूल्स की वजह से कल्टीवेशन पे क्या असर पड़ा। मतलब कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं या जो जंगलों के आसपास के विलेजेस में रहने वाले लोग हैं उनके कल्टीवेशन पे क्या असर पड़ा, कि वो खेती करते थे उस खेती पे इन रूल्स की वजह से कैसे असर हुआ। One of the major impacts of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture। तो ये जो यूरोपियन कॉलोनिज्म है, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके आने से और उनके इस तरीके के फॉरेस्ट रूल्स एंड फॉरेस्ट एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की वजह से क्या हुआ, इंडिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही थी उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। देन दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, मतलब कि इसे लोग पहले से करते आ रहे हैं और कॉमनली इसे एशियन जो नेशंस हैं वहाँ पे देखा जाता है। साथ ही साथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिकन नेशंस में ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, ये देखी जाती है। It has many local names such as lading in Southeast Asia, milpa in Central America, चित्तमेने और टेवी in Africa and चेना in Sri Lanka। अब शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता है। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे इसे लीडिंग कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका मतलब कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच वाले जो नेशंस हैं वहाँ पे इसको मिल्पा कहा जाता है। इसी तरीके से अफ्रीका में इसे चित्तमेने और टेवी कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि ध्या हो गया, ध्या, पेंडा, बिवाड़, निवाड़, जुम। तो जुम तो आपने बहुत बार सुना होगा, जुम कल्टीवेशन ये बोला जाता है। इसके साथ साथ पोडू, खंदड़ एंड कुमरी। तो ये कुछ नाम हैं जिससे कि इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बुलाया जाता है। तो ये कुछ लोकल टर्म्स हैं फॉर स्वीडन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन। अब आप बोल रहे हो कि आपने ये तो बता दिया कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारे देश में होने वाले शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, बट ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। अब वैसे तो आप अपनी 6th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो आपको पता होना चाहिए, बट नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम वापस से इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि मान लो ये एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड है और ये बेसिकली जंगल है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, जंगल है ये। अब हमें पता है कि जंगलों में हमारे कुछ लोग रहते हैं या फिर जो आस पास के विलेजेस हैं वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने खाने पीने के लिए खेती करते हैं। बट इनका जो खेती करने का तरीका है वो हमारे जैसा नहीं है कि सबके नाम पे एक ज़मीन है कि ये मेरी ज़मीन, ये तेरी ज़मीन, और हर साल लगातार 20-50 सालों तक सेम ज़मीन पे खेती करते रहो। ऐसा इनके यहाँ नहीं होता। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम काजू है। अब काजू क्या करेगा, वो इस छोटे से पार्ट को, जंगल के इस छोटे से पार्ट को काट देगा। आप बोलोगे हाय पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, बट कोई नहीं, अभी आप समझ जाओगे ये लोग करते क्या है। ये लोग इस छोटे से जो ज़मीन का टुकड़ा है इस पे पेड़ जो होते हैं उसको काट डालते हैं और जो बचा कुचा होता है उसको जला देते हैं। उससे क्या होता है, जब पेड़ कट जाएंगे तो उसकी लकड़ी ये लोग अपनी घर वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो बचा होता है वो जल जाता है और जलने के बाद राख बन जाता है। और राख जो है वो एक तरीके से अच्छे फर्टिलाइजर की तरह काम करती है कि ज़मीन में वो खाद देती है। अब क्या होता है कि जैसे ही सब कुछ जल जाता है, राख हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पहली बारिश होती है, मानसून में जब पहली बारिश आती है तो पहली बारिश के बाद ज़मीन जो है वो गीली हो जाती है, नरम हो जाती है, और उसके बाद वो उसमें बीज उगा देते हैं। तो उसके बाद इस तरीके से वो कल्टीवेशन करते हैं, फसल वगैरह उस पर उगाते हैं। अब वो ऐसा मान लो 1-2 साल तक करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल तक तो वो ये चीज़ सेम लैंड पे करेगा। मान लो वैसे 2-3 साल आप समझ लो, कुछ टाइम तक उसने यहाँ पे खेती की। अब वो क्या करेगा कि अब ये लोग कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, नेचुरल जो फर्टिलिटी है लैंड की उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ज़मीन अपनी जो फर्टिलिटी है वो खोने लगेगी, फसल अच्छी नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, ये लोग कुछ साल बाद इस पर खेती करने के बाद इस लैंड को छोड़ देंगे और इस पर
मतलब अपने आप जंगल थोड़े दिन बाद उगने लगेगा। और ये लोग क्या करेंगे, मान लो ये साइड में जगह है, अब यहाँ के जंगलों को काट देंगे, यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उनको काट देंगे, और काटने के बाद सेम जो इन्होंने प्रोसेस अपनाया था वो करेंगे, काट देंगे, लकड़ियों को इस्तेमाल कर लेंगे, कटे हुए जो जंगल है उसमें आग लगा देंगे, राख हो जाएगा, फिर उसमें बीज लगाएंगे, खेती करेंगे, फिर सेम प्रोसेस जो है वो ये अपनाएंगे 3-4 साल तक। अब इतने में क्या होगा, ये वाला जो लैंड है इस पे वापस से वही बड़े बड़े पेड़ 15-20 सालों में उग जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद आके वापस से इसी जमीन पे खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफी लंबे समय तक अब इसको छोड़ देंगे, काफी लंबे समय तक वापस से इस लैंड पे खेती नहीं करेंगे। तो 15-20 सालों में तो पेड़ बहुत लंबे हो जाएंगे, वापस से इस एरिया पे घना जंगल उग जाएगा। एक तरीके से क्या हुआ, जो उन्होंने फॉरेस्ट काटा था वो कुछ टाइम बाद ही वापस से बन गया, राइट। तो उतना ज्यादा जो नुकसान है वो नहीं हुआ। इसी तरीके से वो इस प्लॉट ऑफ लैंड पे करेंगे, कुछ साल बाद करके ये क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर किसी और जाके किसी और ज़मीन के टुकड़े पे सेम प्रोसेस अपनाएंगे। इतने ये वाला जो प्लॉट ऑफ लैंड है इस पे भी घने जंगल उग जाएंगे। तो इसका नाम ही क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दैट यू आर कल्टिवेटिंग अ लैंड बाय शिफ्टिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि कुछ टाइम बाद आप शिफ्ट कर रहे हो। आप कभी इस वाले लैंड पे कर रहे थे, तो फिर कुछ टाइम बाद इस वाले लैंड पे आ गए, दूसरे पे आ गए, तो आप इस तरीके से चेंज करते जा रहे हो, इसीलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस तरीके से नॉर्मली लोग कल्टीवेशन करते थे। अब यहाँ पे किसी के नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से जितनी इनको चाहिए, जितने जगह में इनका पेट भरने लायक या इनके काम चलने लायक जो अनाज है वो हो जाएगा, उतनी ज़मीन को ये काटते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं काटते। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये लोग पूरा खेती करते हैं। तो ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसमें क्या होता है, कट एंड बर्न इन रोटेशन, कि कुछ टाइम बाद पहले इसको काटेंगे, फिर कुछ टाइम बाद इसको काट देंगे। तो इस तरीके से ये लोग रोटेट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम जमीन को चेंज करते रहते हैं। सीड्स आर शोन इन द एशेस आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन, जैसे ही पहली बारिश आती है उसके बाद ये उसमें बीज उगा देते हैं। एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। तो मान लो जून टू सितंबर के बीच में हमारे यहाँ मानसून आता है, तो उस बीच में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीज उगा देते हैं, और उसके बाद लगभग अक्टूबर नवंबर तक ये लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि इनकी फसल पक के तैयार हो जाती है। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन लेफ्ट फेलो फॉर 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। अब ये लोग कुछ सालों तक, 2-3 साल तक यहाँ पे खेती करेंगे, बट फिर उसके बाद उसको लगभग 12 से 18 सालों तक, मतलब काफी लंबे समय तक इसको खाली छोड़ देंगे। फेलो मतलब लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लाइक कपल ऑफ मंथ्स, और इसमें जैसा बोला गया है 12 to 18 ईयर्स, कि जिसमें आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, तो जमीन को खाली छोड़ा गया है, उसका मतलब है फेलो, आप उस पर खेती नहीं कर रहे। तो ये लोग इस तरीके से 12 से 18 सालों तक उसको छोड़ देंगे, ताकि उस अब 12 से 18 साल में तो काफी वापस से जंगल जो है वो ग्रो हो जाएगा। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स। अब ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स ये लोग काटते हैं जंगलों के, इस पे ये मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रॉप उगाएंगे, बट ये लोग अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो हैं इस पे उगाते हैं। अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स। अब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो जैसे अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, बाजरा वगैरह हो गया वो। ब्राज़ील में मैनियक। मैनियक क्या होता है, जैसे जो शकरकंदी होती है ना, कुछ उसी तरीके का एक प्लांट होता है, तो वो चीज़ ब्राज़ील में उगती है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स। और अगर हम लैटिन अमेरिका के दूसरे पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे मक्का जो है या फिर बीन्स वगैरह वो उगाई जाती हैं इन प्लॉट्स पे। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। अब ये जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स हैं, ये जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं, ये लोग क्या समझते हैं कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है ये हार्मफुल है जंगलों के लिए। दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर्स। अब हुआ क्या कि ये लोग को लगता था कि अगर कोई ऐसी लैंड है जिसपे कुछ साल बाद वापस से ये लोग आके जंगल, मतलब वापस से आके खेती करेंगे, भले ही 15-20 साल बाद आके खेती करें, बट ऐसी ज़मीन पे जो रेलवे वगैरह के लिए पेड़ उगने हैं वो नहीं उग पाएंगे। तो बेसिकली इन्हें जंगलों की भी इतनी टेंशन नहीं है, इन्हें टेंशन है इनके लिए जो टिम्बर आने वाला है, जो इनके लिए बड़े बड़े पेड़ लगने हैं लकड़ियों के लिए, वो इनके सही से नहीं लग पाएंगे। तो इनको उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से क्या होगा कि जो ऐसे ट्रीज़, साल हो गया, टीक हो गया, ऐसे जो ट्रीज़ हैं जो कि इनको लकड़ियों के लिए चाहिए, रेलवे वगैरह की कंस्ट्रक्शन के लिए जो इन्हें पेड़ चाहिए, वो इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं उग पाएंगे, या फिर वो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से सही से नहीं उग पाएंगे।
When a forest was burned, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber. अभी हमने देखा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, पेड़ों को काट के जो बचा कुचा होता है उस पर आग लगा दी जाती है। तो ये लोग कह रहे हैं, जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स हैं, ये डर दिखा रहे हैं कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पेड़ों को काटने के बाद आग लगाई जाती है तो उससे डर रहता है कि जो आग है वो आसपास के ट्रीज में ना लग जाए, जो आसपास के वैल्यूएबल ट्रीज हैं, इनके जो टिम्बर के लिए इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं, कहीं उसमें ना फैल जाए, इनके वैल्यूएबल टिम्बर वाले पेड़ों को ना जला दे। इसलिए ये लोग डर दिखा रहे हैं कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो खतरनाक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में आने के बाद क्या हो गया था, मतलब कि ये लोग अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से तो कमा रहे थे, बट उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे रेवेन्यूज़ पे, जो टैक्सेस इन्हें मिल रहे थे। और टैक्सेस कौन दे रहा था? फार्मर्स दे रहे थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से क्या हो रहा था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले फार्मर्स हैं, पेजेंट्स हैं, ये लोग के ऊपर ये लोग सही से टैक्स नहीं लगा पा रहे थे। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सही से टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एक साल इस ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, बाद में वो मूव कर जा रहे हैं, दूसरे साल वो यहाँ पे मिलेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो इनके पीछे पीछे नहीं भाग रही थी कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, टैक्स दो, टैक्स दो। तो उनके लिए ये जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो मुश्किल हो रहा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसीलिए, ताकि इनका टैक्स इस तरीके से ना जाए और इनके वैल्यूएबल टिम्बर, ये जो भी डर दिखा रहे थे वो डर इनका खत्म हो जाए, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो बंद कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. और इसकी वजह से क्या हुआ, जब इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगलों में रह रहे थे, जो पूरे तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे डिपेंड कर रहे थे, उन्हें अपने घर छोड़कर जाने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा था ही नहीं। उनके पास तो एक सोर्स ऑफ उनका जो खाना था, लाइवलीहुड था, वो खेत थे, कि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, जो खाना पीना आता था, जो भी फसल होती थी उससे वो पेट भरते थे। बट अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे ही बैन लगा दिया तो ये लोग खाएंगे क्या? तो बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा, अपने घर बार छोड़ के मजबूरी में दूसरी जगह जाना पड़ा। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशंस। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करनी पड़ी। मतलब कि अभी वो पेजेंट हैं, अभी तो वो फार्मिंग कर रहे हैं, बट अब उन्हें कुछ और करना पड़ा। मान लो कोई लेबर बन गया, कोई कुछ और काम उसने करना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से उसे अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज करनी पड़ी। वाइल सम रेजिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबिलियंस। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बैन का विरोध किया। रेबिलियन मतलब एक तरीके से विद्रोह किया। तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरीके के बैन पर, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया है, इसका डट कर विरोध किया। तो कुछ छोटे रिबेलियन हुए, मतलब कुछ छोटे लेवल पे विरोध हुए, बट कुछ बड़े लेवल पे भी हमें विरोध देखने मिलते हैं। तो लोग आवाज़ भी उठा रहे थे, बहुत सारे लोग मजबूर होके जा रहे थे, कुछ लोग अपनी ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे थे, और कुछ लोग इस तरीके से आवाज़ भी उठा रहे थे। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जब इस तरीके से ये फॉरेस्ट रूल आए तो उसके बाद जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परस्यू कर रहे थे, उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरी तरीके से इन लोगों ने बैन कर दिया और लोगों की लाइफ एक तरीके से उथल पुथल हो गई। उनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। सदियों से वो जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस ज़मीन को वो कल्टीवेट कर रहे थे, जिस फॉरेस्ट में वो रह रहे थे, उन्हें वो छोड़ के जाना पड़ रहा था। तो लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा था।